साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी को भाग 6 तक बता दिया हूँ। उसके आगे मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बता दिया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार से उन्होंने अपने विभाजन का आधार रखा। उन्होंने प्राचीन काल जो आदि काल रहा है या वीर गाथा काल रहा है उसको भी उसका नामकरण वीर गाथा काल रखने का उन्होंने कारण भी बताया था। किस प्रकार से मैंने उसको बता दिया है। और उन्होंने अपने आदिकाल को कितने भागों में बांटा, कौन कौन से उपकालों में बांटा, तथा भक्ति काल को उन्होंने जैसे निर्गुण संत धारा, सगुण संत धारा, उधर सूफी संत धारा, इस तरह से राम आश्रयी और कृष्ण आश्रयी शाखा में उन्होंने बांटा। इसी तरह से आगे हमने बताया था कि उन्होंने खासतौर से रीति काल में कुछ परिवर्तन नहीं किया, कुछ उपभाग नहीं किया है। इसके आगे का भाग हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार से, जो उनका दूसरा संस्करण जो 1940 में आया था, हिंदी साहित्य का इतिहास संशोधित परिवर्धित, तो उसमें उन्होंने क्या संशोधन किया था उसके बारे में आज मैं आप लोगों के आज के प्रसंग में लेकर के आया हूँ। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का जो संशोधित परिवर्धित रूप सामने आया, हमारा दूसरा संस्करण हमारे सामने आया, उस संस्करण में क्या क्या संशोधन हुआ था उसके बारे में प्रश्न बन सकता है। इसलिए आइए मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता देता हूं कि 1940 में रामचंद्र शुक्ल जी ने जब अपने हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधन परिवर्तित रूप उन्होंने हमारे सामने लाया, तो उसमें क्या क्या संशोधन किया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने संशोधन में सबसे पहले प्राचीन काल में जो संशोधन किया था उनमें जो आदिकालीन जो वज्रयानी सिद्ध हुआ करते थे, सिद्धों के का जो साहित्य आदि रहा है, उनके बारे में तमाम घटनाएं, उनकी रचनाओं के बारे में उन्होंने किस प्रकार से संतों के लिए, जो आगे आने वाले संत कबीर आदि थे, उनके लिए किस प्रकार से सिद्ध वज्रयानी सिद्धों ने भूमिका तैयार करना शुरू कर दिया था, तैयार कर दिया था, बल्कि किस प्रकार से नाथों ने आगे आगे आने वाले जो संत धारा थी, इन संतों कबीर आदि के लिए उन्होंने पहले ही निर्गुण पद्धति या निर्गुण धारा का विकास उन्होंने पहले ही एक नींव डाल दिया था, जिस उस नींव पर खड़े होकर कबीरदास आदि लोग पढ़े थे। तो उसमें जो उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़िया संशोधन किया प्राचीन काल में, सामने जो अच्छा प्रश्न आता है, इस प्रश्न में ये आता है कि सिद्धों यानी कि जो वज्रानी सिद्ध थे, वज्रानी सिद्ध तथा नाथ पंथियों के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया गया। और विस्तार उन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मैंने विस्तार क्यों किया है। विस्तार उन्होंने कहा है कि मैं विस्तार इसलिए कर रहा हूँ, मैंने विस्तार इसलिए किया है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कबीर आदि जो कबीरदास जी थे, उन्होंने जो संत धारा लेकर चले थे, उनके नाम से एक धारा चली थी। यह धारा किस प्रकार से, इस धारा की नींव पहले ही वज्रयानी सिद्धों तथा नाथपंथी योगियों ने तैयार कर दिया था। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन उसमें किया गया था। सिद्धों योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, यह योग धारा नहीं मानी जा सकती हैं। यह भी संशोधित हुआ था। दूसरा संशोधन हुआ था कि जो सिद्ध और योगी थे, यानी कि नाथ सिद्ध और नाथ थे, इन लोगों की जो रचनाएं हुआ करती थी वो खास तौर से साहित्य कोटि की रचनाएं नहीं हुआ करती थी। यह भी संशोधन में रामचंद्र शुक्ल ने अपने दूसरे संस्करण में जारी किया। उसके अलावा भक्ति काल में रामानंद और नामदेव, जबकि जो पहला संस्करण था उसमें भक्ति काल में रामानंद तथा नामदेव के बारे में बहुत विस्तार से नहीं उसमें चर्चा किया गया था। तो जब उन्होंने देखा कि भक्ति काल में इनका ज्यादा महत्व है, उधर महाराष्ट्र से नामदेव आदि तथा इधर रामानंद जो राम आदि की धारा लेकर चले थे, इनके 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 आगे की जो धाराएं चली, उन धाराओं के बारे में यानी कि रामानंद और नामदेव के बारे में खास तौर से विस्तारण किया गया था। दो विस्तारण यह किया गया था। इसके अलावा रीतिकाल में अलंकार ग्रंथों, जो रीतिकाल में जो अलंकार ग्रंथ थे
उनमें उन ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और उसका विकास, ठीक है। जो रीति काल में रीति परंपरा के ग्रंथ हुआ करते थे, उनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं किया गया था, उसका भी इन्होंने विस्तारण किया और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से रीति ग्रंथों का उद्गम हुआ। रीति का जो एक तरह से कहिए कि राजविलास के ग्रंथ, रीति ग्रंथ यानी श्रृंगार के ग्रंथों का किस प्रकार से वीर गाथा के बाद भक्ति काल आया, भक्ति काल से विमुख होते हुए किस प्रकार से ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना हुई, उसकी भूमिका कैसे तैयार हुई, उसका विस्तारण रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल में, रीति काल के जो ग्रंथ थे उनके उद्गम और उनके विकास के बारे में विस्तारण किया था। उसके बाद उन्होंने उसी रीति काल में घनानंद जी के बारे में, उनके उसके पहले ग्रंथ में घनानंद के बारे में आलोचनात्मक परिचय नहीं दिया गया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने दूसरे संस्करण में उन्होंने घनानंद के बारे में उनका आलोचनात्मक रूप, यानी कि उनके बारे में आलोचनात्मक रूप से उनका परिचय दिया। यानी कि आलोचना का मतलब जो सही था सही, जो गलत था गलत, यानी कि घनानंद को के बारे में सच सच बातें बताई गई हैं, जो सही था वो सही, जो गलत था गलत गलत, यानी कि इसका भी विस्तारण रामचंद्र शुक्ल ने किया। और आधुनिक काल में जो नई चीजें मिली थी उसको भी कुछ जब तक संशोधित जो हुआ था, जो कि खोज हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने अपने संशोधित परिवर्तित रूप में उसे जारी कर दिया। तो आइए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, कि जो पूछ सकता है इसके बारे में। तो संशोधित परिवर्तित रूप में सबसे बड़ा संशोधन रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ लिखा कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का और विस्तार करना पड़ा, जिससे कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार से सिद्धों योगियों ने पहले ही रास्ता बना दिया था, यह पता चल सके। तो ना देखिए, वज्रयानी पहला संशोधन जो हुआ था, वज्रयानी सिद्धों प्लस नाथपंथी योगियों ठीक है, के बारे में विस्तारण हुआ, ताकि यह पता चले कि किस प्रकार किस प्रकार से सिद्धों योगियों ने, ठीक है, सिद्धों योगियों ने कबीर आदि के लिए, ठीक है, कबीर आदि के लिए निर्गुण, ठीक है, कबीर आदि के लिए निर्गुण कबीर आदि के लिए निर्गुण संत मत की नींव पड़ी थी, ठीक है, नींव पड़ चुकी थी, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि मैंने कबीर आदि की जो संत मत परंपरा थी, इसकी नींव पहले ही कैसे इन लोगों ने तैयार कर दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने बताने की कोशिश किया है कि यह पता चल सके कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार से सिद्धों योगियों ने पहले ही रास्ता बना दिया था, ठीक है। पहले नींव पड़ चुकी थी या रास्ता बन गया था, ठीक है, रास्ता बना दिया था। तो वज्रयानी सिद्धों और नाथ पंथी योगियों ने किस प्रकार से कबीर के लिए संत मत, जो संत मत था, निर्गुण संत मत था, इसकी नींव या इसका रास्ता पहले ही वज्रयानी सिद्धों नाथ पंथियों ने बना दिया था, इसका विस्तारण किया। एक संशोधन ये हुआ था। दूसरा संशोधन इन्होंने किया था, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने क्या संशोधन किया था? दूसरा संशोधन इन्होंने ये किया था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं, योग धारा नहीं मानी जा सकती, ठीक है। दूसरा संशोधन हुआ था कि सिद्धों और सिद्धों और योगियों
सिद्धों और योगियों की रचनाएं, ठीक है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं, साहित्य कोटि की नहीं है, ठीक है, यह संशोधन हुआ, ठीक है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं, इसका भी रामचंद्र शुक्ल ने जी ने संशोधन किया था। उसके बाद तीसरा संशोधन उन्होंने किया था, दो संशोधन हो गया, तीसरा संशोधन रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, अपने उसमें किया था कि रामानंद और नामदेव का विशेष विस्तारण किया था। पहले जो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद आदि के बारे में जो लिखा था, रामानंद प्लस नामदेव, रामानंद और नामदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था। बाद में जब संशोधित हुआ इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें रामानंद और नामदेव के बारे में विस्तारण किया, ठीक है, और विस्तारण हुआ, ठीक है। एक संशोधन, तीसरा संशोधन योग के पहला संशोधन ये किया था कि कबीर आदि के लिए जो संत परंपरा थी, उसके लिए पहले ही रास्ता किस प्रकार से ब्रजरानी सिद्धों तथा नाथपंथी योगियों ने तैयार कर दिया था, एक संशोधन हुआ था। दूसरा संशोधन हुआ था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती है, इसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती हैं। उसके बाद रामानंद तथा नामदेव के बारे में इन्होंने पहले बहुत कम सूचना दी थी, इसका भी विस्तारण किया गया था। इसके बाद रीति काल की बात आती है। रीति काल में अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास का विस्तारण हुआ, ठीक है। चौथा हुआ संशोधन किया था रीति काल में, रीति काल, ठीक है, रीति काल में कैमरा थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। रीति काल में जो रीति ग्रंथ थे, ग्रंथों की परंपरा, रीति काल में रीति ग्रंथों की परंपरा, रीति ग्रंथों की परंपरा, ठीक है, रीति काल में रीति ग्रंथों की परंपरा का उद्गम तथा विकास, ठीक है। रीति काल में रीति ग्रंथों की परंपरा का उद्गम और उसका विकास, इसका विकास का विस्तारण किया, ठीक है, विस्तारण हुआ। देखिए रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो उनका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1940 में, हिंदी साहित्य का इतिहास का ही संशोधित परिवर्धित रूप, शुद्ध रूप, उसमें उन्होंने चौथा किया था रीति काल में रीति ग्रंथों की परंपरा का उद्गम तथा उसका विकास कैसे हो, उसका विस्तारण किया था। थोड़ा कैमरा और नीचे कर देना, कुछ चीजें आ जाएंगी इसी में। उसके बाद आधुनिक काल में, पांचवा का है कि आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल ने जो चीजें नई खोजी गई थी, आधुनिक काल में नई खोज, ठीक है, नई खोजों को सम्मिलित कर लिया, ठीक है, ये सम्मिलित है, ठीक है, सम्मिलित कर लिया। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, आइए मैं एक बार विस्तार से आपको लिख लीजिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसका उन्होंने संशोधित परिवर्धित रूप जो उन्होंने 1940 में जारी किया, उसमें रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहला संशोधन ये किया कि कबीर आदि जो संत थे, उन संतों के लिए जो संत परंपराएं थी, संत धारा थी, निर्गुण संत धारा थी, उस निर्गुण संत धारा के लिए किस प्रकार से बहुत पहले ही सिद्धों नाथपंथी जो वज्रयानी सिद्ध हुआ करते थे, सिद्धों ने इस प्रकार से नाथपंथियों ने, वज्रयानी सिद्धों ने कि बौद्ध धर्म से ही निकले हुए थे ना, हीनयान महायान से वज्रयान से आदि तक चले, तो इधर से को मैं विस्तार से आगे बताऊंगा आपको। तो वज्रयानी सिद्धों ने तथा नाथपंथी योगियों ने, देखिए सिद्धों और योगियों ने मिलकर किस प्रकार से कबीर आदि के लिए
जो संत परंपराएं थी, उस निर्गुण संत परंपरा के लिए सब पहले ही, बहुत पहले ही, 200-500 साल पहले ही उन्होंने इनके लिए एक नींव या एक रास्ता बना दिया था। किसने? वज्र यानी सिद्धों ने तथा योगियों ने। और यह पता चल सके कि कबीर आदि के लिए रास्ता किसने और कैसे तैयार किया गया था, भूमिका कैसे तैयार हो गई थी बहुत पहले ही, इसका संशोधन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने संशोधित परिवर्धित रूप में उन्होंने दिखाया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने दूसरे संशोधन में ये संशोधन डाला। दूसरा संशोधन उन्होंने किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने कि सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हुआ करती थी वह साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, किस प्रकार से नहीं आती हैं उसको उन्होंने सिद्ध करके रामचंद्र शुक्ल जी ने दिखाया। इसका भी उन्होंने संशोधन में यह सिद्ध करके दिखाया। तीसरा दो संशोधन हुआ। इसके बाद तीसरा संशोधन उन्होंने भक्ति काल में नामदेव और रामानंद जी के बारे में विस्तारण और किया। इसके पहले उन्होंने पूरा विस्तारण नहीं किया था। इनके बारे में और विस्तारण किया कि किस प्रकार से उत्तर और दक्षिण में भक्ति की धाराएं कैसे इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा किस तरह से फैलाई गई, उसका विस्तारण इन्होंने किया था। उधर रीति काल में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने संशोधित परिवर्धित जो जारी किया था, उन्होंने इसके पहले वाले ग्रंथ में उन्होंने नहीं दिखाया था कि किस प्रकार से जो रीति ग्रंथ हुआ करते थे उन ग्रंथों की उद्गम तथा उनका विकास कैसे हुआ, इसका विस्तारण नहीं हुआ था। तो इसका विस्तारण उन्हें संशोधित परिवर्धित रूप अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने संशोधित रूप और इसका विस्तारण किया कि किस प्रकार से जो रीतिकाल के जो रीतिकालीन श्रृंगार के या रीति ग्रंथ हुआ करते थे, उन ग्रंथों का उद्गम और उनका विकास कैसे हुआ, इसका विस्तार से उन्होंने समझाया रामचंद्र शुक्ल जी ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे, रीतिकाल में ही घनानंद जी के बारे में उनके बारे में आलोचनात्मक दृष्टि से इनके बारे में और विस्तारण किया। तो घनानंद जी की आलोचनात्मक वर्णन का उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने विस्तारण किया था। उसके बाद उन्होंने संशोधित परिवर्धित रूप में जो आधुनिक काल में जो भी चीजें मिली रामचंद्र शुक्ल जी को, उसका उन्होंने जो खोज हुई थी, उन खोजों को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल में, आधुनिक काल में सम्मिलित कर लिया गया। तो दोस्तों, ये था आज के प्रकरण में हमने लिया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका संशोधन परिवर्धित रूप, जो दूसरा संस्करण था, उसकी भूमिका में उन्होंने बताया है, साफ साफ लिखा है कि मैंने क्या क्या संशोधन, क्या क्या विस्तारण किया। ये पूछ सकता है कि दूसरे संशोधन में क्या क्या संशोधन किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे रामचंद्र शुक्ल जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, उनके काल विभाजन के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल का नाम है मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान, संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र। आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन। नमस्कार।